प्रिय छात्रों, हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपकी थकावट दूर हो चुकी होगी। परीक्षा देने के बाद, अपने अपने जगह पर पहुंचने के बाद आपने प्रश्न पत्र भी विभिन्न स्रोतों से और अपने जो जिन स्रोतों से आपने पढ़ाई की है उससे मिला लिया होगा। और ऐसे में एक फाइनल आंकड़ा तो नहीं आ सकता है जब तक आयोग अपना न दे, लेकिन दो चार ऊपर नीचे करके आपको आंकड़ा पता चल गया होगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है और कट ऑफ भी मोस्टली क्या जाएगा। सभी हमने अनुमान लगाया है, मैंने भी अनुमान लगाया है, तो वो अनुमान के आसपास ही रहता है अमूमन, दो चार ऊपर नीचे। और इस बार ऊपर जाने की संभावना कम है, नीचे ही जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जब व्यापक तौर पर प्रश्नों को देखा गया तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ दुरूह प्रश्न थे जो आसानी से वहां पर लगता है कि आसान थे, बाद में गलतियां हुई है लोगों ने माना कि हमने प्रश्न को एनालाइज करने में गलती कर दी। करंट अफेयर्स के सवालों ने इस बार काफी परेशान किया, जो कि बच्चों का हर बार जो स्कोर बढ़ता था उस स्कोर को 4-5 से कम कर सकता है। ऐसे करंट अफेयर्स के सवाल रहे हैं। तो ऐसे में जिन लोगों का 80 प्लस स्कोर जा रहा है, कहीं ना कहीं वो तैयारी करें। दूसरी बात, मेंस की तैयारी इसलिए भी अभी शुरू कर देनी चाहिए कि दो ही कैटेगरी है कि या तो आपका हो रहा है या आपका नहीं हो रहा है। इन केस आपका इस बार पीटी निकल रहा है, आपका स्कोर अच्छा है, तो इन एनी केस आपको उसमें तैयारी करना है, पूरा जोर लगाना है। यदि मान के चलिए कि इस बार पीटी कुछ मार्क्स से रह भी जा रहा है, तब भी मेंस की तैयारी का यही सबसे बढ़िया समय होता है, क्योंकि अभी कोई पीटी आपके सामने है नहीं। एकमात्र एग्जाम जो आपके सामने है वो मेंस का है। तो पूरी तरीके से मेंस की तैयारी में जुट जाइए। हो सकता है एक दो नंबर जो आप कम सोच रहे हो वो नंबर आपको आ जाए और आपका सिलेक्शन इसी बार मेंस के लिए हो जाए। तो फिर आपकी तैयारी यदि नहीं रहेगी तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, जो कि पहले के मुकाबले मेंस अब आसान नहीं है। पहले मेंस में आदमी गेस कर सकता था, इस बार यदि यह सवाल आया है तो अगली बार इस सेक्शन से आएगा। लेकिन बीपीएससी ने 68 के बाद से जो चेंजेस किए हैं उसमें मेंस में अब आपको सारा का सारा सिलेबस पढ़ा होना चाहिए। कंटेम्प्ररी दुनिया में क्या चल रहा है, समकालीन, वो सब आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद उसको अपने तरीके से लिखना आना चाहिए, भाषा पर बेहतर पकड़ होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे शुरुआत करें मेंस की। तो मेंस में सबसे पहले तो ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। आप देखिए कि कैसे सवाल पिछले 2-3 साल से पूछे जा रहे हैं, सवालों की प्रकृति और उनमें क्या क्या डिवीजन है, जैसे कि उसका मेन पॉइंट क्या है और टेल में क्या पूछा जा रहा है। अक्सर लोग इसके बैलेंस को नहीं समझ पाते हैं, तो हम आपको वो भी बताएंगे कि यदि सवाल के 2 पार्ट हैं तो किस पार्ट पर कितना ध्यान देना चाहिए और कैसे आंसर लिखा जाना चाहिए। बात आती है कितने शब्दों में लिखा जाए, तो वह भी आपको देखना है कि 3 घंटे में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हैं और हर सवाल पर आपको कितने मिनट मिलेंगे। हम आपको पूरा का पूरा एनालाइज करके बताएंगे मिनट बाय मिनट की कितना सवाल है और कितना समय उसको आप दे सकते हैं, ताकि आपके बाकी सवालों पर उसका असर न पड़े। इसके बाद जो पहले हम लोग गेस करते थे, जैसे कि पटना कलम इस बार आ गया तो अगली बार मौर्य कला आएगा, इस बार मौर्य कला आ गया तो अगली बार पाल कला, ऐसे करके लोग एक कला छोड़ के बाकी 2-3 कलाओं को पढ़ते थे और एक ना एक उसमें से लड़ जाता था। अब वो प्रवृत्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बीपीएससी ने टिप्पणी में एक साथ दोनों कलाओं को पिछली बार पूछा था। आपको ध्यान होगा कि मौर्य कला भी पूछा और पटना कलम भी पूछा। तो ऐसे में आपको सारी जो भी कला और संस्कृति का जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें सबको कवर करना है। यही हाल बाकी विषयों पर भी है। जैसे मान लीजिए आप पाश्चात्य शिक्षा का विकास है, 1857 की क्रांति है, तो एक बार एक आया दूसरी बार अगला आ गया, ऐसा अब नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसलिए हिस्ट्री का जो टॉपिक है पेपर 1 में, वो पूरी तरीके से पढ़ना है। उसी तरीके से पॉलिटी के पूरे टॉपिक्स को पढ़ना है और उसमें कंटेम्प्ररी चीज़ों को, जो अभी करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या जो सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, उन सबको उसमें डालना है। कैसे डालना है, कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, यह सब आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे। आइए एक बार हम देख लेते हैं कि पिछली बार बीपीएससी ने 70वीं का, उसमें पेपर 1 में कैसा रहा प्रश्न। तो देखिए हमारे सामने यह पेपर 1 है, इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, शायद आपको दिख जाए। अब ये पेपर 1 का सेक्शन 1 है। इस सेक्शन 1 में देखिए तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ABCDE यानी 5 ऑप्शन है आपके, और ये सब पे लिखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ये ऑन द फॉलोइंग 2 और 3 ऑफ द फॉलोइंग नहीं लिखा है, ठीक है ना।
तो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, संथाल अपराइजिंग, संथाल विद्रोह, पटना कलम पेंटिंग, पटना कलम चित्रकला, और मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन एज। तो ये जो पांचों है, इसके सबके अलग अलग मार्क्स है। शुरू के 3 के 8 हैं, और पटना कलम और मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला के 7-7 मार्क्स है। तो पहले हम बात करते थे कि पटना कलम तैयार है, तो इस बार पटना कलम आ गया, अगली बार मौर्य कला आएगा, तो इस बार दोनों एक साथ आ गए हैं। तो आपको चारों कलाओं को ठीक से तैयार कर लेना है और कला का इतिहास भी कर लेना है, ठीक है। और ये सब टिप्पणियां हैं, इसमें अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि आप इस पे सब पे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, और चूंकि छोटा छोटा नोट्स है तो आपके पास मैटर की कमी नहीं होगी। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है कि आप या तो इसको लिख लीजिए या दूसरे को। यह 38 मार्क्स का है। पहले 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन कला से भी आता था, लेकिन कला वाले को और इसको उसने तोड़ दिया टिप्पणी। अब चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए एवं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा सवाल है, और ये आपके सिलेबस के अंदर से ही है। लेकिन यदि आपको इसमें कहीं भी संघर्ष है तो आप दूसरा भी दे सकते हैं। जैसे ऑप्शन दिया, यहाँ पर थोड़ा सा आसान बनाया, लेकिन सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी, व्याख्या कीजिए। हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन इट। तो बढ़िया सवाल है, और आपको विकल्प मिल रहा है, तो आपको यदि पहला नहीं भी आता है तब भी आप फंसेंगे नहीं। उसी तरीके से विकल्प यहाँ भी है, 38 मार्क्स का यह भी सवाल है। एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी कि बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। तो ये सवाल पश्चात पर एक आता है, तो आपको वो सिलेबस, यानी कि पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो सिलेबस है 114 नंबर के लिए पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, और लिखने पर विशेष जोर देना। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। एसेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। देखने में सवाल आसान है, लिखने में बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि इसमें सांगोपांग यानी सब कुछ लिखना पड़ेगा, और गांधी अपने आप में एक पुस्तक है, एक व्याख्यान है और एक महाकाव्य है। तो हम गांधी पर भी चर्चा करेंगे, और पूरे के पूरे गांधी के कंटेम्प्रेरी जो और भी पर्सनालिटीज है उन पर भी बात करें। फिर सेक्शन 2 में आइए। सेक्शन 2 या करेंट अफेयर्स जिसको कह सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कह सकते हैं। तो ये करेंट अफेयर्स वाला जो मैटर है, इसमें देखिए बहुत ही अद्यतन सवालों को पूछा गया है, कि जो उस समय हैपनिंग रहा होगा, इसके आधार पर अब पूछा गया है, लेकिन इसके आधार पर अभी जो हैपनिंग है उसकी तैयारी की जाती है। जैसे सवाल देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा की। डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोalition पॉलिटिक्स of opposition parties after the defeat of आम आदमी पार्टी in Delhi Assembly elections 2025। यानी आम आदमी पार्टी की हार के बाद कैसे विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन, नहीं गठबंधन पर सवाल पूछा है और एकजुटता, इसके 2 सेगमेंट्स हैं, तो उन दोनों को अलग अलग करके बताना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यह सारे प्रश्नों को उत्तर देने हैं इसमें। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए। इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इससे विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो रसिया यूक्रेन के साथ साथ आप देखिए कि इजराइल में भी संघर्ष हुआ, और विश्व के जितने भी भागों में ऐसे संघर्ष चल रहे हैं, चाहे ट्रेड वार ही चल रहा, ऐसे संघर्षों पर, ऐसे चीज़ों पर आपको अपना एक विचार बनाना होगा, और इसके फैक्ट्स को एक जगह कलेक्ट करके रखना होगा, और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पर प्रेजेंट करना होगा। यही मेंस की कला। तो प्रश्न आप यह भी बिना कुछ विशेष तैयारी के लिख सकते हैं, इसका भी उत्तर बिना विशेष तैयारी के लिख सकते हैं, लेकिन यदि तैयारी विशेष रहेगी तो नंबर विशेष आएगा। ध्यान रखिए, देखने में आसान लगेगा, लेकिन नंबर में जब गेम में आगे बढ़ना है तो आपके पास विशेष तैयारी के लिए विशेष पैकेज चाहिए। हम बताएंगे वो कैसे हो। अब देखिए, यह भी सवाल सामान्य ही लगेगा कि भारत में सोमवार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 25 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता के प्रतीक कैसे हैं, उदाहरण देते स्पष्ट करें। तो लगता है कि सामान्य तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, और इसका एक सामान्य आंसर होता भी है, लेकिन
उसमें यदि आपने जैसे कि संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक एलिमेंट है, धार्मिक विश्वास एक एलिमेंट है, सामाजिक समरसता एक एलिमेंट है, और इन सबके यदि आपने 4-4 5-5 उदाहरण दिए, क्रम से लिखा, चार्ट बनाया, तब जाके ये फुल मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आप जनरल यदि एक निबंध की तरह लिख देंगे तो मार्क्स भी एक जनरल टाइप से 50% के अराउंड कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं। यह भी सामान्य कंटेम्प्रेरी सवाल है, बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए। तो इसका विशेष पूरी तरह से आकलन करना होगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं, क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, और पहले कब हुआ है, आगे इसकी क्या व्यवस्था है, क्या यह राष्ट्रीय स्तर पर भी होने जा रहा है। तो अब ये सवाल जब आएगा तो यह राष्ट्रीय फलक पर आएगा, जो कि अब देश के स्तर पर भी ऐसी बातें हो रही हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा का तर्क सहित विश्लेषण करें। हाइपोथेटिकल सवाल है, ऐसे सवालों से बचना चाहिए, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो विकल्प में आपको करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि ये मैंडेटरी सवाल है तो आपको बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, करना है। और इसमें सबसे बेहतर तरीका क्या है कि ऐसे मुद्दों को देखकर इससे मिलते जुलते मुद्दों पर अपनी राय तैयार रखिए। उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है, उत्तराखंड। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाइए, साथ ही इससे भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे, उदाहरण दीजिए। अब देखिए, इसमें दो एलिमेंट है, एक है कि उत्तराखंड पहला हुआ, इसको समझाइए। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समझाना है आपको, यानी आर्टिकल 44 में जो मंशा जाहिर की गई थी डीपीएसपी में, उसको समझाना है। तो यह छोटा पार्ट है, लेकिन इसका बड़ा पार्ट पीछे है। बड़ा पार्ट क्या है कि भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी, यानी 4 वर्गीकरण कर दिया, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और लीगल। तो इन सबके आपको उदाहरण देने होंगे, यदि 4-4 5-5 उदाहरण भी देते हैं तो 20 उदाहरण देने होंगे, और तब जाके यह सवाल उस फ्लेवर में आएगा जिस फ्लेवर में बीपीएससी को आंसर चाहिए होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताएं और वर्तमान समय में उसकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करें। तो मणिपुर कंटेम्प्रेरी में बहुत जो समकालीन जो करंट अफेयर्स का आपने पढ़ा होगा, तो उसमें यह काफी महत्वपूर्ण मसला था, और ऐसे भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मसलों पर हमें ध्यान देना, और खास करके जहां संवैधानिकता का इन्वॉल्वमेंट हो जाए उसको और बेहतर तरीके से करना है। तो संवैधानिक प्रावधान जो होते हैं, कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, किस किस दशा में इसको हटाया जा सकता है, इसके क्या अच्छे परिणाम है और क्या इसके दुष्परिणाम है, इन चीज़ों को सांगोपांग तरीके से लिखना होता है। एक पॉलिटी का ही बहुत ही चर्चित एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करें। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के संभावित फायदे और नुकसान क्या है, विश्लेषित करें। वही मैंने कहा कि कभी भी किसी चीज को एक पक्षीय नहीं देखना है, फायदे को गिनाना है तो नुकसान की भी बात करनी है, और जो चीजें चर्चा में है उनका संवैधानिक पक्ष और पहलू भी जानना है। लिखने में प्रवाह होना चाहिए, और वो प्रवाह कैसे आएगा वो आपको हम बताएंगे। भारतीय राजनीति एवं समाज में बढ़ती महिला सहभागिता एवं महिला आरक्षण अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए इसके क्रियान्वयन, भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि महिला से संबंधित है, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसलिए कभी भी जब मेंस लिखने जाइए तो मेंस में पढ़ने से अधिक चिंतन का महत्व होता है, और चिंतन में भी विश्लेषण का महत्व होता है, और हर चिंतन और विश्लेषण में आपके पास तर्क है कि नहीं, इसका महत्व होता है। और जो तर्क हैं वह कुतर्क तो नहीं है, सुतर्क होने चाहिए। तो इन चीज़ों को करते करते ही आप एकदम परफेक्शन तक पहुंचेंगे, और इसके लिए जरूरी है कि भारतीय संविधान का जो आपका मूल ढांचा है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको समझे। भारतीय इतिहास में जो बेसिक मोटिव है, हर चीज का एक बेसिक कोर कंसेप्ट होता है, उस कोर कंसेप्ट को समझे, और उसके बाद ही आंसर में उसके पक्ष में जितने भी इक लगाए हुए शब्द हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल हो, इन सब के पर्सपेक्टिव में उसके आंसर लिखे जाते हैं। मैं 2-4 आंसर लिख कर भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे आंसर्स को बेस्ट फ्रेम माना जाता है। और वैसे आंसर्स में जब 38 नंबर का एग्जाम देते हैं, एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का है,
तो उसमें आपको संभावना रहती है कि 28 प्लस 30 अराउंड भी मार्क्स मिल सकते हैं। और यदि 2-4 प्रश्नों में भी आपने वैसा कर लिया तो रिजल्ट आ जाता है। पेपर 1 में जो इसका अगला पार्ट है, जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट है, एक हिस्ट्री, दूसरा एलिमेंट है करंट अफेयर्स और तीसरा है स्टैट्स। तो स्टैट्स होता है 72 मार्क्स का और बाकी दोनों पेपर होते हैं 114 और 114, यानी 114 ईच। तो यदि स्टैट्स आपने ठीक से बनाया, डेली प्रैक्टिस कीजिए, स्टैट्स को कम से कम आधे घंटे रोज बनाइए। बहुत आसान होता है लेकिन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब प्रैक्टिस आप करते हैं तो वो जो समय लगता है 50 मिनट का, 55 मिनट का स्टैट्स को करने में, वो घट कर 35 मिनट में आ जाता है और बाकी 2 सेगमेंट्स के लिए आपके पास समय मिलता है और वो बहुत ही फायदेमंद होता है मार्क्स को बढ़ाने में। तो आप जो स्टैट्स को बनाएंगे 72 मार्क्स में 72 मार्क्स आ जाएगा यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत है तो हम लोग उसको बता भी देंगे आपको, स्टैट्स के क्लासेस भी चलेंगे हमारे साथ। लेकिन जब 72 मार्क्स आ गया तो बचे हुए 228 नंबर में कोशिश करना है कि 60% प्लस मार्क्स लाना है। और यदि ऐसा हो जाता है तो पेपर 1 में आपका आंकड़ा 200 के पार होगा और यह निर्णायक होगा। किसी भी सूरत में यदि 200 प्लस मार्क्स लाते हैं तो हमारा यहाँ टारगेट है कि जो भी हमारे साथ जुड़े, पहले हमने इसका करके दिखाया भी है कि कम से कम 200 मार्क्स पेपर 1 में आपका निश्चित तौर पर आएगा यदि आप अभी से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे। और यदि 201 पेपर में आ जाता है तो बाकी 2 एस्से और सेकंड पेपर में हम लोग, यदि थोड़ा एवरेज स्कोर भी होता है तब भी आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जब आपको रणनीति सही है तो किसी भी पेपर में स्कोर कम होने की संभावना नहीं है। तो हम लोग मिशन मेंस में लगते हैं और आज से ही आप क्वेश्चन को देखिए, एक आध प्रश्नों को लिखकर हमारे पास भेजिए, सो दैट कि हम आपको एनालाइज करके बता सकें कि कहाँ पर कैसे क्या काम करना है। और हम लोग अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि पेपर 2 को, और उसके बाद एक अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एस्से पर आपसे कुछ बात कर लें। और साथ ही साथ यदि मेंस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर, गूगल पे भी जाके भी फ्यूचर 100 IAS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आप सीधे तौर पर हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। और मेंस के कोर्स पे यदि आप एक बार जुड़ जाते हैं तो मेंस के क्वालिफाई होने में जब तक सारी चीज़ें होंगी वो उसके माध्यम से सारे टेस्ट पेपर आपको मिलते रहेंगे, स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा और हमारे वीडियो क्लासेस भी आपको रेगुलर उस पर मिलते रहेंगे, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। तो बने रहिए तब तक जब तक कि आप सफल ना हो जाए।